हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड होने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 13 दैट इज लाइट से। मतलब आज हमें प्रकाश के बारे में डिस्कशन करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं उन 35 क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन, वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन, हम वस्तुओं को केवल तब देख सकते हैं। तो बताइए फटाफट से बच्चों कि हम ऑब्जेक्ट्स को कब देख सकते हैं। Eyes alone are open, objects emit or reflect light into our eyes, there is darkness, we close our eyes। केवल आंखें खुली हो, वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं या फिर आंखों में प्रकाश परिवर्तित करती हैं, अंधकार हो हम अपनी आंखें बंद कर लें। तो बच्चों अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तभी आपको दिखाई देगा। आपको पता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ दो ही टाइप से देख सकते हैं, जब या तो वो एमिट करें किसी लाइट को या फिर उनके पास खुद की कोई लाइट हो जिसको वो रिफ्लेक्ट कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल आप टॉर्च ले सकते हो, जो आपका फोन में टॉर्च होता है, आप अगर उसको जला के देखोगे ना तो क्या समझ में आएगा, एमिट कर रही है, उसके पास खुद की लाइट है, वो एमिट कर रही है यानी उत्सर्जित कर रही है। लेकिन अगर मान लो कि मैं किसी पेन की बात करती हूँ या किसी बॉक्स की बात करती हूँ, उसके पास खुद की लाइट नहीं है, लेकिन अगर मैं उस पर किसी चीज की रोशनी डालती हूँ तो वो जरूर रिफ्लेक्ट कर देगी यानी परावर्तित कर देगी, रिफ्लेक्शन शो करेगी। तो इसी तरीके से यही दो मेथड है जिनके थ्रू हम चीजों को या फिर ऑब्जेक्ट्स को बच्चों देख सकते हैं। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी, वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करें या फिर वो आंखों में प्रकाश परिवर्तित करें, इसी तरीके से हमको कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु दिखाई देगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। Which one of the following is a luminous object? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश उत्सर्जक यानी ल्यूमिनस है। ल्यूमिनस का क्या मतलब होता है, प्रकाश उत्सर्जित। उत्सर्जक, उत्सर्जक क्या है बच्चों, मतलब उसके पास खुद का लाइट है, वो दूसरे को लाइट दे सकता है, दूसरा उसकी लाइट से दिखाई देगा। इस तरीके से कुछ उत्सर्जक का मतलब होता है ल्यूमिनस का। ठीक है, सबसे पहला है मून, कैंडल फ्लेम, वुडन चेयर या फिर बुक बच्चों। चंद्रमा, मोमबत्ती की लौ, लकड़ी की कुर्सी या फिर पुस्तक। तो अगर आप इस चीज को देखोगे ना, ऑप्शन देखो, चंद्रमा, दूसरा है मोमबत्ती की लौ, लकड़ी की कुर्सी और पुस्तक। पुस्तक जो है वो बिल्कुल ही नॉन ल्यूमिनस है, उसके पास खुद का नहीं है कुछ भी लाइट, रॉन्ग। लकड़ी की कुर्सी नहीं, सिर्फ यही दो चीजें हैं बच्चों जो आपको लाइट की तरह दिखाई देती हैं, विजिबल दिखाई देती हैं, मून एंड कैंडल का फ्लेम। तो बच्चों एक बात बताओ, जब आप मून के बारे में पढ़ते हो ना, जब भी आपने चंद्रमा के बारे में कुछ भी पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि जो सन होता है वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मतलब उत्सर्जक है ना, इसके पास खुद की लाइट है। लेकिन सन की लाइट के थ्रू जब रिफ्लेक्शन होता है मून पर तभी हमें मून विजिबल होता है, यानी जो लाइट मून पर पड़ रही है वो किसकी है, सन की है यानी सूर्य की है। अब जब मून इसको रिफ्लेक्ट करता है हमारी आईज में तब हमें मून दिखाई देता है। तो यानी मून जो है वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसके पास खुद की प्रकाश, खुद का लाइट नहीं है। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा मोमबत्ती की लौ यानी कैंडल का फ्लेम, बिकॉज हमको पता है कि कैंडल का फ्लेम जो है खुद एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसके पास खुद का फ्लेम है, खुद का लाइट है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन को समझना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशित यानी इल्यूमिनेटेड वस्तु है, मतलब किसी और की लाइट लेके इल्यूमिनेट हो गया है, ल्यूमिनस नहीं है, इल्यूमिनेटेड है। इल्यूमिनेटेड का मतलब सिंपल, सन, फायरफ्लाई, इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर मून, सूर्य, विद्युत बल्ब, जुगनू या फिर चंद्रमा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो सन, बल्ब और फायरफ्लाई यानी जुगनू, हमारा विद्युत बल्ब जो इलेक्ट्रिसिटी से जलता है, एंड सन, ये तीनों कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब इनके पास खुद का प्रकाश है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट पूछा गया है जो किसी का प्रकाश लेके रिफ्लेक्शन कर रहा है, वो एक सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा डी, दैट इज चंद्रमा यानी मून। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द मून इज विजिबल टू अस बिकॉज, अब मून जो है वो विजिबल क्यों है हमें, चंद्रमा हमें दिखाई क्यों देता है बच्चों, इट एमिट्स लाइट ऑफ इट्स ओन, वो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो हमें पता है कि वो जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो रॉन्ग हो जाएगा फर्स्ट वाला। इट रिफ्लेक्ट सनलाइट, इट प्रोड्यूसेस फायर, इट ग्लोज इन द डार्क, अंधेरे में चमकता है, वह अग्नि उत्पन्न करता है या फिर वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। तो आपको पता है कोई भी चीज हमें सिर्फ दो ही तरीकों से दिखाई देती है, या तो वो प्रकाश को उत्सर्जित करे, खुद के पास लाइट हो एमिट कर दे, या फिर वो हमारी आंखों में परावर्तन शो करे, है ना, रिफ्लेक्शन शो करे बच्चों।
फायर प्रोड्यूस नहीं करता, लाइट में चमकता है। ये दो जो है बच्चों रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। हमको पता है कि वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है यानी रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ मिरर इज नोन एज, दर्पण पर गिरने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? देखो एक लॉ है हमारा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जब एक लाइट, फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये क्या है, हमारा प्लेन मिरर है, प्रकाश ये है हमारा दर्पण है, ठीक है, नॉर्मल सा, नॉर्मल प्लेन मिरर बोल सकते हैं हम इसको, क्या है ये दर्पण है, ठीक है। अब ये जो साइन बनाते हैं ना हम ऐसे स्लैंटेड लाइंस जो बनाते हैं, इसका मतलब पॉलिश्ड, ठीक है, क्योंकि कोई भी वस्तु पे जब हम पॉलिश चमक लगा देते हैं तो वो किसकी तरह काम करती है, मिरर की तरह काम करती है। अब ये रे जो है वो फॉल कर रही है किस पे बच्चों, दर्पण पे यानी मिरर पर। तभी मैंने नीचे की साइड एरो बना दिया क्योंकि नीचे की साइड गिर रही है। इस वाली लाइन को क्या बोला जा रहा है, रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ मिरर, हम उसको क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे या फिर फोकस रे। सामान्य किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण या फिर फोकस किरण। देखो 3 किरणें बनाती है, पहला ये जो गिरेगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। याद रखना है जो लाइट फॉल कर रही है उसको हमने बोला है इंसिडेंट रे। यहां से जो रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाएगी बच्चों, जिसका एरो बाहर की तरफ होगा उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। याद रखनी है, 3 लाइंस बनाऊंगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड समझ में आ गया। अब ये यहाँ पर क्या है, जो नीचे गिर रही है इंसिडेंट और जो ऊपर जा रही है बच्चों वो क्या है, रिफ्लेक्टेड। आर और आई से डिनोट कर सकते हैं। जो परपेंडिकुलर गिरेगी, बिल्कुल सीधी गिरेगी, उसको हम बोलेंगे अभिलंब। मतलब बच्चों जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी हमारे प्लेन मिरर के संग, हम उसको बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है, अभिलंब बोलते हैं हम उसको। तो हमारा सिंपल सा आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, क्योंकि हमें पता है जो फॉल कर रही है वो कौन सी है, इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्ट हो जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे, और जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है वो है हमारी नॉर्मल रे। क्लियर है? चलिए सामान्य की जगह अभिलंब भी करा सकता है तो उसको याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज, क्या बोला जाता है, परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर खींची गई लंब रेखा को क्या कहते हैं। देखो वही क्वेश्चन आ गया, स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी, थोड़ा सा और सीधा बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है, प्लेन मिरर पर। उसको बच्चों हमने क्या बोला है, हमें पता है नॉर्मल रे बोलते हैं, हम उसको अभिलंब बोलते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। अब एंगल्स की बात कर लेते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है। अभी हमने रेस की बात कर ली, रेस क्लियर है, अब बात करेंगे एंगल्स की। तो बच्चों देखो ये जो है हमारा प्लेन मिरर है, इसको पॉलिश सरफेस है, इस वजह से यहाँ पर हम स्लैंटिंग लाइंस बना रहे हैं। नॉर्मल क्या है, ये हमारा प्लेन मिरर है, दर्पण है, ठीक है। अब इस पे पहली गिरने वाली जो रे मैंने आपको बताई थी जिसका नीचे की साइड एरो होगा वो कौन सी है, इंसिडेंट रे है। कौन सी, इंसिडेंट रे, मतलब आपतन, आपतित किरण, ठीक है। अब जो बाहर जाएगी रिफ्लेक्ट होके वो कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, परावर्तन किरण होगी। 90 डिग्री का एंगल जो बनाएगी बच्चों वो कौन सी होगी, नॉर्मल, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सिंपल, अभिलंब हो गई। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा, इस तरीके से एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है, ये एंगल होता है। इस वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल का साइन है ये, और आई जो है वो इंसिडेंट का साइन बताता है, मतलब आपतन कोण। कैसे लिखेंगे इसको, एंगल और आई। परावर्तन को कैसे लिखेंगे, एंगल और आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो हमारा सिंपल सा क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर पूछा जाता रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण। क्लियर है? चलिए क्या पूछा गया है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का पूछा गया है, तो हमको पता है ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण। चलो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है बच्चों, परावर्तन का पहला नियम क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे ऑलवेज बेंड, रिफ्लेक्शन रे इज ऑलवेज 90 एंड या फिर नन।
आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के समान होगा। आपतित किरण हमेशा मुड़ती है, परावर्तित किरण हमेशा 90 डिग्री पर होती है, इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों एक बात को हमेशा याद रखना, पहला जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, परावर्तन का जो पहला नियम है बच्चों, वो बोलता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अब तो समझ जाओगे ना, एंगल और इंसिडेंस का आई है ये, हमेशा किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि हमें दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री, ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो बिना किसी सोच समझ के, बिना अपने दिमाग को यूज करे सिमिलर आंसर मार्क कर देना, क्योंकि हमको पता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होता है सेकेंड लॉ, परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार, देखिए परावर्तन के जो नियम है बच्चों वो आपके जेएनवी में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए आपको इनको रट लेना है, बिल्कुल दिमाग से समझ लेना है, क्योंकि बहुत आसान है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। ठीक है, चलो दूसरे लॉ की बात करते हैं। देखो दूसरा लॉ क्या बोलता है, एक ही फिगर से बता दूंगी। प्लेन मिरर ले लिया, प्लेन मिरर पर क्या गिर रही है, इंसिडेंट रे गिर रही है, ठीक है, नीचे की साइड एरो, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्टेड रे आई एंड आर, दूसरी तीसरी नॉर्मल रे जो कि क्या बना रही है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। आपको पता चल गया आई एन एंड आर जो है वो 3 है और वो एक ही प्लेन में लाई कर रही है। अब क्या मतलब है इस चीज का, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। आपतित किरण, परावर्तित किरण या फिर अभिलंब जो है वो एक ही तल में दिखाई देती है, होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज 90, गलत है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है। रिफ्लेक्टेड रे डिसअपियर्स इन द डार्कनेस, क्या रिफ्लेक्टेड रे हट जाएगी डार्कनेस में, नहीं, ये भी गलत है। रिफ्लेक्शन वर्क्स ओनली ऑन मिरर, ये भी गलत है, परावर्तन जो है वो कहीं पर भी हो सकता है। तो ये 3 जो है वो हमारे ऑप्शंस गलत है। फर्स्ट वाला सही क्यों है, वो सेकंड लॉ क्यों है ये बताती हूँ। प्लेन मिरर है, एक ही प्लेन पर लाई कर रही है तीनों, मतलब एक ही सरफेस पर एक ही एंगल पर गिर रही है, एक ही, सॉरी एंगल्स डिफरेंट है बच्चों, क्योंकि इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का अलग एंगल होगा और अभिलंब का हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जो उनका प्लेन है, एक ही प्लेन पर, एक ही प्लेन पर वो सब लाई कर रही है, यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे हमेशा सेम प्लेन पर लाई करेंगी, एक ही तल पर स्थित होंगी। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। If the angle of incidence is equal to 30 डिग्री then the angle of reflection will be, यदि आपतन कोण 30 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन है, इजी पीजी सा। अभी हमने बताया, अभी हमने डिस्कस करा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो किसी भी हालत में इसको भी 30 डिग्री ही, सॉरी परसेंटेज लगा दिया, 30 डिग्री ही होना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा फर्स्ट लॉ कहता है। सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 30 डिग्री। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये नहीं कि बैठ के वहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ लॉ याद रखो और आसानी से न्यूमेरिकल करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। If incident ray, reflected ray and the normal are not in the same plane, यदि आपतित किरण, परावर्तित किरण या फिर अभिलंब एक ही तल में ना हो तो परावर्तन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन स्टिल हैपेंस, डज नॉट फॉलो लॉ, कैन नॉट बी सीन, प्रोड्यूसेस मल्टीपल कलर, फिर भी होता रहेगा, नियमों का पालन नहीं करेगा, दिखाई नहीं देगा या फिर अनेक रंग उत्पन्न करेगा। क्या होगा बताओ, लॉज है, लॉज याद है, पहला वाला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ। दूसरा है कि जितनी भी हमारी इंसिडेंट रे है या फिर रिफ्लेक्टेड रे है या फिर नॉर्मल है, वो जो है बच्चों को सेम प्लेन में लाई करेंगी और तभी जो है वो रिफ्लेक्शन होगा। पहला वाला है कि रिफ्लेक्शन होता रहेगा, तो ये तो गलत है अगर सेम प्लेन में नहीं है, क्योंकि वो सेकंड रूल को फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, दिखाई नहीं देगा तो ये भी नहीं होगा, अनेक रंग उत्पन्न करेगा तो रंग उत्पन्न करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पर। सिंपल सा हो जाएगा, अगर सेकंड वाले लॉ को फॉलो नहीं किया जाएगा तो वो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी क्या बोल रहा है, नियमों का पालन नहीं कर रहा है, अगर वो सेम प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं तो। क्लियर है, चलिए
आगे बात करते हैं क्वेश्चन 12 की। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। इमेज फॉर्म होती है ना, आप लोग घर में जब रेडी होते हो स्कूल के लिए बच्चों, तो क्या होता है, आप अपने आप को मिरर में दिखते हो। कौन सा मिरर है आपके घर पे? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है, इस बारे में जानते हैं। रियल इन्वर्टेड सेम साइज, वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज, रियल इरेक्ट मैग्नीफाइड, वर्चुअल या फिर इन्वर्टेड, वास्तविक उल्टा समान आकार का, आभासी सीधा समान आकार का, वास्तविक सीधा या बड़ा, आभासी या फिर उल्टा। तो फटाफट से इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ, ये क्या है? ये मेरा मिरर है, मैं इसके सामने खड़े होके अपने आप को देख रही हूँ। ठीक है, तैयार हूं, स्कूल जाना है मुझे, देख रही हूँ। रियल बनाएगा, रियल इमेज होती है आपकी। सामने जब बना रहे हो, सामने जब किसी चीज पर आपको दिखाई दे रही है, तो क्या वो रियल है? मतलब वास्तविक इमेज है? वास्तविक तो नहीं हुई। इन्वर्टेड हुई, उल्टी बनेगी, या फिर सेम साइज की बनेगी? तो सेम साइज की तो बनेगी, है ना। सिंपल सा यहाँ पर आंसर क्या है बच्चों, जो हमारा प्लेन मिरर बनाता है वो आभासी इमेज बनाता है। एक तरीके से आभास है कि हम सामने हैं, पर क्या सच में है? वास्तविक तो नहीं है ना, हमारा दूसरा क्लोन नहीं है, मेरा जुड़वा मेरी जुड़वा बहन नहीं हो सकती, या फिर मैं किसी और की तरह दिख नहीं सकती एकदम कंप्लीट, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वो क्या है? वर्चुअल इमेज है, आभासी इमेज है। तो पहला तो पॉइंट कौन सी इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाता है, सीधा बनाता है और समान आकार का बनाता है। इरेक्ट बनाता है, बिल्कुल सीधा, जैसी मैं खड़ी होंगी, मैं ऐसे करूंगी तो ऐसी हो जाएगी, मैं ऐसे करूंगी तो ऐसी हो जाएगी, है ना। लेकिन क्या है? वर्चुअलनेस में है, इरेक्ट है, एकदम सीधा है और सेम साइज का है। जो मेरा साइज है, जो सिमिलर साइज है ऑब्जेक्ट का, वही सेम इमेज का होता है। इस बात को याद रखना है, समान आकार का और सेम साइज। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी। और आपको ये याद रखना है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द प्लेन मिरर इज। अब डिस्टेंस की बात पूछी गई है। समतल दर्पण में वस्तु के पीछे बना प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होता है ना। अब तुम लोग कभी मिरर के पीछे तो गए नहीं हो, तुमको कैसे पता कितने का होता है? आओ बताती हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये क्या है, ये हमारा प्लेन मिरर है, इसको कुछ इस तरीके से शो कर देते हैं, याद रहेगा बच्चों को, है ना। यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, समतल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा प्लेन मिरर है, यहां से मैंने अपना चेहरा देखा, ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मैं अपना देख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना मेरा और मिरर के बीच का, वो है बच्चों 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। एग्जाम्पल है, सिर्फ लिख भी दे रही हूँ, ठीक है। तो जो मेरी इमेज बनेगी, एक तो सबसे पहली बात है मुझे पता है आभासी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। तो वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी? मिरर के पीछे। ये क्या है? बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द कैमरा देखा होगा ना। तो ये क्या है? बिहाइंड द मिरर की बात हो रही है यहाँ पर, कि बिहाइंड द मिरर मेरी जो इमेज है बच्चों, वो कितनी दूरी पर बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? इमेज है। तो इमेज कितनी दूरी पर बनेगी? सेम दूरी पर बनेगी, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर मैं खड़ी होंगी मिरर से, तो उतना ही दूरी इमेज का होगा, चाहे वो आभासी इमेज क्यों ना हो, लेकिन सिमिलर डिस्टेंस पे बैक साइड में बनेगी। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जितना वस्तु की दूरी होगी उतनी ही इमेज की भी दूरी होगी समतल दर्पण से, यानी प्लेन मिरर से। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों देखो, लाइट में ना कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आप अगर अपने ब्रेन में फिट कर लोगे ना, तो कोई आपको जेएनवी में जाने से रोक ही नहीं सकता, क्योंकि लाइट जो है ना वो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं लाइट से। 35 में से फॉर एग्जांपल मान लो, मतलब एक तरीके से अप्रोक्सीमेटली मान लो कि 4 से 5 क्वेश्चन हर बार देखे गए हैं। तो बस कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिया ना, तो जेएनवी की सीट 110% पक्की है। ठीक है, चलो 14 की बात कर लेते हैं। इन अ प्लेन मिरर इफ यू रेज योर राइट हैंड, योर इमेज अपीयर्स टू। समतल दर्पण में यदि आप अपना दायां हाथ उठाते हो तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? कैसा? रेज राइट हैंड, दायां हाथ उठाया हुआ दिखाई देगा। रेज राइट लेफ्ट हैंड, रेज बोथ, या फिर रिमेन स्टिल। बायां हाथ उठाया हुआ दिखाई देगा, दोनों हाथ उठे हैं, या फिर स्थिर खड़ा हुआ है। बताओ फटाफट से कैसा दिखाई देगा? फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? कोई भी एक इंसान हो सकता है, ये हमारा प्लेन मिरर है, ये क्या है? हमारी इमेज है, कुछ इस तरीके से, है ना। अब बच्चों एक चीज देखा होगा आपने, कभी भी आप तैयार होकर जब अपने आप को मिरर में देखते हो और आप अपना राइट हैंड वेव करते हो, तो कौन सा हैंड दिखाई देता है? लेफ्ट हैंड दिखाई देता है। प्लेन मिरर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। प्लेन मिरर कैसा होता है?
दूसरी चीज दिखाता है हमेशा, मतलब मैं यहाँ पे राइट हैंड को वेव करूंगी, वो वहां पे लेफ्ट हैंड को वेव करता हुआ दिखा रहा होगा। इस फिनोमिना को हम पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल सा आंसर हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर राइट हैंड को रेज कर रहे हैं तो वहां पर वो लेफ्ट हैंड को रेज करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? ये वाला टॉपिक जो है, इस वाले टॉपिक को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या कर देता है? लेटरली इन्वर्टेड कर देता है। लेटरल इन्वर्जन की वजह से राइट जो है वो लेफ्ट की तरह अपीयर होता है। क्लियर है? लिख देती हूँ यहाँ पे, जो लेफ्ट पोर्शन होता है वो किसकी तरह दिखाई देता है? राइट की तरह दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। दिस लेफ्ट राइट रिवर्सल इन अ मिरर इज कॉल्ड, दर्पण में ये दाएं बाएं का उल्टा फेर क्या कहलाता है? अभी डिस्कस करा था लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व उत्क्रमण लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, उल्टा कर देता है इमेज को, इन्वर्टेड कर देता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इन हेयर कटिंग शॉप्स टू मिरर आर यूज्ड टू सी द बैक ऑफ द हेड ड्यू टू, नाई की दुकान में सिर के पीछे देखने के लिए दो दर्पण क्यों लगाए जाते हैं? बताओ फटाफट से। अब क्या पूछा जा रहा है? हेयर कटिंग शॉप में तो आप सब गए होंगे, दो मिरर लगाए जाते हैं ताकि आपको बैक दिखाई दे। फॉर एग्जांपल एक सामने मिरर रखा होता है, पीछे से दिखाता है कि भाई देख लो, एकदम शाहरुख खान वाला कट है, आईपीएस आईएएस वाला कट है, पीछे से दिखाता है ना वो, कि आपको ऐसा वी शेप चाहिए था, सी शेप चाहिए था, जैसा भी चाहिए था। लड़के समझ गए होंगे, है ना, लड़कियां भी समझ गई होंगी। आप वी कटिंग करवाते हो, स्टेप करवाते हो, तो वो पीछे से दिखाते हैं ना, पीछे से मिरर लगा के कि मैम दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्यों? ताकि क्या बन पाए बच्चों? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बन पाए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के लिए, अनेक परावर्तन के लिए। दो बार रिफ्लेक्शन होगा, आपको पीछे का भी दिखाई देगा कि हाँ मेरे पीछे से जो कटिंग आई है वो किस टाइप की आई हुई है, बिकॉज यहाँ पर हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन करवाना पड़ेगा आपको इमेज दिखाने के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक मिरर्स इज, चिकनी सतह जैसे दर्पण से परिवर्तन क्या कहलाता है? ठीक है, अब क्या क्वेश्चन में है बच्चों, ये क्या है? हमारा प्लेन मिरर है, स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल एकदम कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, कहीं गड्ढे नहीं दिखाई दे रहे, एकदम स्मूथ सरफेस दिखाई दे रहा है। इसको मैं लिख देती हूँ स्मूथ सरफेस। ठीक है, आप इधर देख लो, रिफ्लेक्शन आया, दो रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। इंसिडेंट रेज है हमारी ये, ठीक है, आई इंसिडेंट रेज आई, ये रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पर, सिंपल बनाएगी, एकदम सीधा रिफ्लेक्शन लेके जाएगी, ये इधर लेके जाएगी, एकदम पैरेलल दिखाई देगी। ठीक है, जब भी दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल जाएंगी, पैरेलल का मतलब समझो, या तो ये पैरेलल होता है या ये पैरेलल होता है, एकदम सीधे चलती हुई, साथ में चलती हुई, कभी मिलेंगी नहीं ये लाइंस, लेकिन हमेशा पैरेलली, मतलब साथ में ट्रैवल करेंगी। ठीक है, तो उस वाले परिवर्तन को, जब भी रिफ्लेक्शन किसी भी स्मूथ सरफेस पे चिकनी सतह से परावर्तन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? नियमित परावर्तन। नियम से होगा, नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा यहाँ पर हमेशा, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? नियमित परावर्तन, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रफ सरफेसेस लाइक कार्डबोर्ड, फॉर एग्जांपल कार्डबोर्ड की बात कर लेते हैं। खुरदरी सतह जैसे गत्ते से परिवर्तन होगा तो कैसा होगा? ये हमारा खुरदरी सतह है, ठीक है, ये क्या है? हमारा रफ सरफेस है, लिख लेते हैं, ये है हमारा रफ सरफेस। रफ सरफेस पे इंसिडेंट लाइट तो अपनी ही सेम एरिया में पड़ेगी। ठीक है, ये क्या है? हमारी इंसिडेंट रे है, लेकिन जो हमारा वो होगा ना बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड रे, वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये जो है वो हमारे लॉज को फॉलो नहीं करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जब भी रिफ्लेक्शन खुरदरी सतह से परावर्तन खुरदरी सतह से होगा तो हम उसको बोलेंगे विसरित परावर्तन, क्योंकि वो लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल नॉट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, मतलब विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियम, डू नॉट होल्ड, होल्ड ट्रू एट ईच पॉइंट, फेल समटाइम्स,
वर्क ओनली एट नाइट, लागू नहीं होते, हर बिंदु पर सही होते हैं, कभी कभी विफल होते हैं, केवल रात में कार्य करते हैं। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका आंसर। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, अभी हमने बात करी, जब विसरित परावर्तन होगा बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं होगा। मतलब कभी कभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो भी हो सकते हैं, तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा होल्ड ट्रू एट ईच पॉइंट, हर बिंदु पर सही होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। विच ऑफ दीज शोज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इनमें से कौन विसरित परावर्तन दिखाता है? बताओ कौन सा ऐसा होगा जो विसरित परावर्तन को दिखाएगा। अभी हमने बात करी थी बच्चों, जितने भी हमारे रफ सरफेसेस होंगे, है ना, वो क्या शो करते हैं? विसरित परावर्तन को शो करते हैं, दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को। वुडन टेबल टॉप, पॉलिश ग्लास, स्टेनलेस स्टील प्लेट या फिर मिरर। लकड़ी की मेज की सतह, पॉलिश किया हुआ कांच, स्टेनलेस स्टील की प्लेट या फिर दर्पण। तो बच्चों हमको पता है कि जो मिरर है वो प्लेन सरफेस है, स्टेनलेस स्टील का प्लेट जो है वो कैसा है? प्लेन है, एकदम स्मूथ सरफेस है, और पॉलिश ग्लास, पॉलिश किया हुआ कांच भी कैसा है? एकदम स्मूथ सरफेस है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा वुडन टेबल टॉप, क्योंकि हमको पता है लकड़ी की जो टेबल होगी, मेज की सतह होगी, वो कैसी होगी? खुरदरी होगी, यानी रफ सरफेस होगा। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्लियर इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड ओनली बाय, देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक चीज तो हमने पढ़ी थी, जब भी हमारा स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा किसमें बनेगा बच्चों, ये हम अभी बात करेंगे। लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक चीज और समझ लो, रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहेगा। लॉ को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी फॉलो करता है, लेकिन कभी कभी वो चीजें गलत भी हो जाती हैं, ईच पॉइंट पर होल्ड ट्रू भी हो सकता है। यहाँ पर हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्लियर इमेजेस बनती हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्लियर इमेजेस नहीं बनती हैं, स्पष्ट प्रतिबिंब केवल रेगुलर रिफ्लेक्शन का पार्ट है। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी नियमित परावर्तन। समझ में आ गया? चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 बोलता है मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन, प्रतिबिंब बनते हैं जब ओनली वन मिरर इज यूज्ड, टू मिरर्स आर यूज्ड एज एन एंगल, लाइट इज डिफ्यूज्ड, डिस्पर्जन अकर्स। केवल एक दर्पण प्रयोग में किया जाए, दो दर्पण कोण पर रखे जाएं, प्रकाश विसरित हो या फिर विकिरण हो। तो बच्चों कब बनेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस? अभी हमने एक एग्जांपल के बारे में बात करी थी कि जब भी हम नाई की दुकान पे जाते हैं, जब भी हेयर कटिंग शॉप पर जाते हैं, तो क्या होता है, वो हमारा पीछे का कटिंग दिखाने के लिए डिफरेंट मिरर्स को डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर यूज करता है, ताकि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बन पाए और हमको अपना बैक साइड का इमेज दिख पाए। तो हमारा सिंपल सा आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि मल्टीपल इमेजेस को फॉर्म करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 मिरर्स का नीड है, वो भी एक डिफरेंट एंगल पर। सिंपल आंसर है, दो दर्पण कोण पर रखे जाएंगे तभी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस फॉर्म होंगे, यानी अनेक प्रतिबिंब बनेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। द डिवाइस बेस्ड ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन या फिर मल्टीपल इमेजेस को जो डिवाइस फॉर्म करती है बच्चों, ब्यूटीफुल पैटर्न्स प्रोड्यूस करके, उसको हम क्या बोलते हैं? वह उपकरण जो अनेक परावर्तन पर आधारित होकर सुंदर पैटर्न बनाता है, उसको क्या बोला जाता है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैलेडोस्कोप या फिर पेरिस्कोप। सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, कैलेडोस्कोप या फिर पेरिस्कोप। बताओ फटाफट से। तो बच्चों माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो हमें क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, जो बहुत सूक्ष्म है उनको देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है माइक्रोस्कोप, तो ये नहीं होगा। टेलीस्कोप सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। पेरिस्कोप क्या है? रिफ्लेक्शंस के लिए यूज होता है, लेकिन मल्टीपल इमेजेस को फॉर्म नहीं करता है। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों कैलिडोस्कोप, जो कि ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाता है और मल्टीपल इमेजेस या फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। कैलेडोस्कोप आर यूज्ड बाय, कैलेडोस्कोप का उपयोग करते हैं, कौन उपयोग करता है कैलेडोस्कोप का? हमें पता है कि कैलेडोस्कोप से बच्चों क्या बनता है? ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप की कलाकारी बनती है, ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनते हैं, तो उनको इंजीनियर्स तो यूज नहीं करते होंगे, ना ही फार्मर्स और ना ही डॉक्टर्स। कौन यूज करता होगा बच्चों? डिजाइनर एंड द आर्टिस्ट, जो डिजाइन करते हैं या फिर जो कलाकार हैं वही कैलेडोस्कोप को यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की।
स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? आपको पता है ना कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर की लाइट से मिलकर बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ 7 लाइट्स। उसको जब रिफ्लेक्ट होती है, फॉर एग्जांपल ये क्या है बच्चों, हमारी एक व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड यहाँ पर 7। तो ये 7 रंगों में टूटती है। अभी रंगों को भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रंगों में टूटती है, लेकिन जब उसका 7 रंगों में विभाजन होता है तब वो क्या कहलाती है उसके बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन या फिर डिफ्यूजन, परावर्तन, अपरावर्तन, अपरावर्तन, विकिरण या फिर विसरण। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों डिस्पर्जन। व्हाइट लाइट का 7 डिफरेंट कलर की लाइट में ब्रेक डाउन होने को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एग्जांपल ऑफ डिस्पर्जन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक उदाहरण है विवरण का? ठीक है, विकिरण का कौन सा नेचुरल उदाहरण है, मतलब नेचुरल एग्जांपल है? तो बच्चों कभी भी आपने देखा रेनबो बनते हुए? रेनबो के कलर्स भी सबको पता होंगे। रेनबो में 7 डिफरेंट कलर्स बनते हैं, है ना। विब ग्योर करके एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। ये 7 कलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये जो है बच्चों वो 7 कलर्स है किसके? डिस्पर्जन के। जब भी व्हाइट लाइट, सनलाइट कैसी है? व्हाइट लाइट की तरह काम करती है। ठीक है, अब ये कैसी है? हमारी व्हाइट लाइट की तरह काम करती है। और जैसे ही सनलाइट ड्रॉपलेट में ये क्या होता है, आपको पता है ना कब बनता है रेनबो? जब सूरज निकल रहा हो एक साइड में, फॉर एग्जांपल एक तरफ स्काई में क्या निकल रहा है? सूर्य की रोशनी है, एक तरफ बादल है और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। तो जैसे ही सूरज की किरण वाटर ड्रॉपलेट से टकराती है, डिस्पर्जन क्रिएट करती है और रेनबो को फॉर्म करती है। इसी तरीके से रेनबो बनता है। जैसे ही व्हाइट लाइट ड्रॉपलेट में जाके डिस्पर्स आउट करेगी, यहां से डिफरेंट टाइप के कलर्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और वो इंद्रधनुष की फॉर्म में दिखाई देंगे। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा रेनबो, यानी इंद्रधनुष। समझ में आ गया? कलर्स याद हो गए? चलो आगे बात करते हैं। सनलाइट कंसिस्ट ऑफ कितने कलर से मिलकर बनी है? सूर्य का प्रकाश में सम्मिलित है। अब आपको ये पता होना चाहिए सनलाइट जो है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? सनलाइट एक तरीके से व्हाइट लाइट की तरह यूज होती है। किस तरीके से? व्हाइट लाइट की तरह। अब व्हाइट लाइट में आपको पता है कि व्हाइट लाइट कौन कितने कलर से मिलकर बनी है? 7 कलर से मिलकर बनी है। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा 7 रंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। The 7 colors of light are remembered as, 7 रंगों को याद रखने का क्या क्रम है? किसी क्रम में निकलते हैं ना। अभी मैंने आपको बताया था वॉयलेट, लिख भी देती हूँ, V फॉर वॉयलेट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज विबग्योर। इस तरीके से याद रख सकते हो, विबग्योर है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, यही इसका सीक्वेंस रहता है। क्वेश्चन 29 की बात करते हैं। द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज नोन एज, आंख का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है? बताओ फटाफट से, क्या कहलाएगा बच्चों? द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई, देखो आई का डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से आई का डायग्राम होता है। ठीक है, और यहां से जो हमारे ह्यूमर्स है वो निकलते हैं। अब फटाफट से बताओ, जो हमारा आगे का एक ट्रांसपेरेंट सा आपको बल्ज दिखाई देता है, ठीक है, मतलब वो कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, जिससे हम जिस पर इमेज फॉर्म होती है। फटाफट से क्या होगा उसका आंसर? लेंस होगा, आइरिस होगा, कॉर्निया होगा या फिर रेटिना? लेंस, कॉर्निया, आइरिस या फिर रेटिना? तो बच्चों जिस पर आंख का जो पारदर्शी अग्रभाग होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्निया बोलते हैं। सिंपल सा आपका आंसर हो गया कॉर्निया, सी। चलिए 30 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज नोन एज, अब आंख का बच्चों जो रंगीन भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? रेटिना, प्यूपिल, आइरिस या फिर लेंस? रेटिना, पुतली, आइरिस या फिर लेंस? फटाफट से बताइए, जो हमारा रंगीन पार्ट होगा बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे? तो इस बात को याद रखना बच्चों, जो हमारा ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, इस तरीके से हम याद कर लेते हैं,
जो हमारा ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं कॉर्निया, और जो हमारा आंख का रंगीन पार्ट है दैट इज कलर्ड पार्ट है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? फटाफट से बताओ, क्या बोलते हैं उसको? हम आइरिस बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा सी, दैट इज आइरिस। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। द स्मॉल ओपनिंग इन आइरिस दैट कंट्रोल्स द लाइट एंट्री। अब आइरिस के अंदर का पार्ट पूछा गया है। ठीक है, आइरिस का जो पार्ट है बच्चों, उसके अंदर कोई पार्ट है जिसको प्रकाश को नियंत्रित करता है कि प्रकाश प्रवेश कितना करेगा हमारी आंखों में। तो उसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा प्यूपिल। पुतली जो है वो किसका हिस्सा है? आइरिस का हिस्सा है। वो कंट्रोल करता है लाइट को कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में जाएगा और कितना नहीं जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। द लेंस ऑफ ह्यूमन आई इज, मानव नेत्र का लेंस कौन सा है बच्चों? द लेंस ऑफ ह्यूमन आई, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सिलिंड्रिकल या फिर प्लेन, अवतल, उत्तल, बेलनाकार या फिर समतल। तो हमको पता है प्लेन नहीं होता, सिलिंड्रिकल नहीं होता, कॉनकेव या कॉन्वेक्स में से ही एक आंसर होगा। तो जो हमारी मानव नेत्र है बच्चों वो कौन से लेंस पर बेस्ड है? कॉन्वेक्स लेंस पर बेस्ड है, यानी उत्तल लेंस पर बेस्ड है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन, आंख में प्रतिबिंब बनता है कौन सी लेयर पर? कॉर्निया, प्यूपिल, आई, रेटिना। कॉर्निया पर, रेटिना पर, पुतली पर, आइरिस पर। हमको पता है ये हमारा ट्रांसपेरेंट पार्ट है। आइरिस जो है वो क्या करता है? कलर्ड पार्ट है। प्यूपिल जो है वो कंट्रोल करता है लाइट की एंट्री को। लेकिन जो इमेज बनती है आंखों पर वो किस पर बनती है बच्चों? रेटिना पर बनती है। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। प्यूपिल साइज बिकम लार्जर इन, जब पुतली का आकार बड़ा हो जाए। प्यूपिल करती क्या है? फटाफट से बताओ, फटाफट से सोचो कि प्यूपिल क्या करती है। अभी हमने बात करा था कंट्रोल करती है लाइट की एंट्री को। ठीक है, कंट्रोल एंट्री ऑफ लाइट इनटू द आई, आंख में कितना लाइट जाएगी वो कंट्रोल करती है कौन? प्यूपिल। कब आकार बड़ा होगा? खुद दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगोगे आंसर पता चल जाएगा। तेज रोशनी में, मंद प्रकाश में, हमेशा समान रहता है, सोते समय। अस्लीप में तो नहीं होगा, सोते समय तो आंखें बंद है ना। कंट्रोल कर रही है आंखों की लाइट को। तो बच्चों जब भी हमारे पास डिम लाइट होगी तब प्यूपिल का साइज जो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, ताकि रोशनी कम है, डिम है हमारे रूम में, तो ज्यादा से ज्यादा हमारी आंखों के अंदर जाए, तब हमारा जो पुतली का साइज है, प्यूपिल का साइज है, वो लार्जर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज मंद प्रकाश में। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस फॉर रीडिंग इज, पढ़ने की सबसे आरामदायक दूरी क्या होती है? ठीक है, अब कुछ बच्चे हैं जो ऐसे पढ़ते हैं, बुक लेके आए इस तरीके से पढ़ रहे हैं, कुछ है जो इस तरीके से पढ़ रहे हैं, कुछ है कि अरे वहां बोर्ड पे लिखा हुआ है चलो पढ़ लेते हैं। तो आप के लिए जो प्रॉपर डिस्टेंस होता है, एक जो सेट करा गया डिस्टेंस है वो क्या है? तो बच्चों कंफर्टेबल डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर का। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी आंख है, ठीक है, थोड़ी सुंदर सी आंख लग रही होगी ये, तो अगर ये आपकी आंख है बच्चों, इससे जो भी आपकी बुक होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होनी चाहिए। ये आपका सबसे आरामदायक दूरी होता है। सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी। समझ में आया? आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और अगर अभी भी मन नहीं भरा है और क्वेश्चन ज्यादा करना चाहते हो बच्चों, तो आप वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन पर जा सकते हो, जहां पर आपको मिलता है प्रैक्टिस सेट्स, क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, और आप वहीं से हमारी एक बुक को भी परचेज कर सकते हो जो कि स्पेशली जेएनवी एस्पिरेंट्स के लिए बनाई गई है। क्लास 6 के लिए ये वाली बुक है, और क्लास 7th और 8th में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्लास 9th की बुक जो है वो ये वाली है। इसमें भर भर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हैं। साथ ही साथ में स्टडी कंटेंट जो आपको ज्यादातर कहीं पर नहीं मिलेगा, वो आपको इस बुक में जरूर मिलेगा। तो फटाफट से डाउनलोड कर लो वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप जेएनवी की तैयारी कर रहे हो, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एग्जामिनेशन है, राइट? आप मॉक टेस्ट प्रिपेयर करोगे, आप जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आप मॉक टेस्ट दोगे, अपना कैलकुलेट करोगे मार्क्स की, मेरे 100 में से इतने मार्क्स आए हैं, बट क्या आपको रैंक पता चल जाएगा?
रैंक तो तभी पता चलेगा ना, जेएनवी का एग्जाम हो जाएगा, जब रिजल्ट आएगा, तो उसके लिए तो बहुत टाइम है। अगर कोई ऐसा एग्जाम में ले आऊं या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म में आपको बता दूं जो आपको जेएनवी से पहले रैंक कर दे, तो कितनी अच्छी बात है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपको एक भी रुपया नहीं देना है और आपको जेएनवी की तरह अपनी रैंक पता चल जाएगी। तो आइए वो मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों, इंडिया में पहली बार वेदा अकेडमी एप्लीकेशन आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का फीचर ले आया है, जो आपको रैंक करेगा बिफोर जेएनवी आपको रैंक करता है। समझ में आ गया? अब ये टेस्ट जो है बच्चों, वो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट की तरह होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ नहीं करना है। प्ले स्टोर से वेदा अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, एनरोल करना है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के लिए बिल्कुल फ्री में। अब डेट को जरूर याद रखिएगा, जो अपकमिंग टेस्ट होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है 31 अगस्त को, वो भी शाम को 6 बजे। अब 6 बजे के बाद 6 बजे से 8:30 बजे तक ये टेस्ट आपका चलेगा। आप इस क्यूआर को स्कैन कर ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और ज्यादा इजी। करेक्ट 10 मिनट के बाद दैट इज 8:40 पर आपको एक लाइव लीडर बोर्ड मिलेगा, जिसमें जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उनके अकॉर्डिंग आपका रैंक दिया होगा। क्या इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है एक जेएनवी एस्पिरेंट के लिए? तो जल्दी से डाउनलोड कर लो वेदा अकेडमी को और अपनी रैंक को खुद देखो। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हेल्दी। बाय।